अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ रिजवान खान और आज की इस वीडियो में हम लोग रिएक्ट का एक खूबसूरत सा प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जिसकी मदद से आप लोगों को रिएक्ट बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। किस तरीके से हम प्रॉप्स के थ्रू डेटा पास करवाते हैं, एक सैंपल ऑफ डेटा लेंगे, उसको प्रॉप्स के थ्रू पास करवाएंगे और उसको जो है डिस्ट्रक्चरिंग करवा करके एक मैप मेथड लगाएंगे और उसको लिस्ट में शो करवाएंगे। और चलिए देखते हैं कि वो किस तरीके का प्रोजेक्ट है और उसको हम कैसे बना सकते हैं। ये देखिए गाइस, ये बहुत खूबसूरत सा एक मैंने लेआउट बनाया हुआ है, एक छोटा सा प्रोजेक्ट है। ठीक है, इसी तरह छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स की मदद से हम लोग बड़े प्रोजेक्ट्स तक पहुंचेंगे इंशाल्लाह। तो मैं छोटे छोटे प्रोजेक्ट से इसलिए स्टार्ट ले रहा हूं ताकि आप लोगों को रिएक्ट बेसिक से मैं समझा सकूं और अब ये बता सकूं कि किस तरीके से वर्क होता है रिएक्ट जेएस के ऐप्स के अंदर। ठीक है, तो ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट है और इसके बाद और भी प्रोजेक्ट्स आएंगे तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी वीडियोस को लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों को मिल सके। तो चलिए गाइस, इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम कैसे इसको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और कोड जो है वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपके साथ शेयर करूँगा ताकि आपको हर चीज़ क्लियरली जो है समझ आ सके। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले मैं अपने फोल्डर के अंदर जाता हूँ और वहाँ एक जो है अपना रिएक्ट जेएस का सबसे पहले ऐप क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा कि किस तरीके से हम लोग रिएक्ट के अंदर फर्स्ट रिएक्ट ऐप क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। ठीक है गाइस, इसमें लेकिन अगर आपने फुल स्टेप बाय स्टेप देखनी है तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग npx चला करके अपना फर्स्ट रिएक्ट ऐप बनाते हैं। npx आप लिखेंगे क्रिएट रिएक्ट ऐप और अपने प्रोजेक्ट का नाम, तो मैं इस वक्त दे देता हूँ फर्स्ट ऐप का नाम दे देता हूँ। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैं जस्ट यही दे रहा हूँ फ़िलहाल फर्स्ट ऐप। ठीक है, और इंटर कर दूंगा। थोड़ी देर में मेरा रिएक्ट ऐप जो है वो क्रिएट हो जाएंगे और उसके अंदर फिर हम लोग काम करते हैं। ठीक है, तो जब तक ये क्रिएट होता है मैं वीडियो को थोड़ी पॉज कर लेता हूँ ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो गाइज़, ये मेरा फर्स्ट रिएक्ट ऐप क्रिएट हो चुका है। ठीक है, मैंने इसके लिए अलग से भी एक वीडियो बना के रखी है, लेकिन अभी मैंने ये दोबारा ये फर्स्ट रिएक्ट ऐप npx चला करके अपना रिएक्ट ऐप क्रिएट कर दिया है। ठीक है, तो उसको हम अपने एडिटर यानी विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन करते हैं। आप लिखेंगे कोड, आप पहले इस फोल्डर के अंदर चले जाएँ, ये जो फर्स्ट ऐप है। ठीक है, cd आप फर्स्ट ऐप लिखेंगे और इसको इंटर कर देंगे और आप कोड डॉट लिखेंगे तो ये विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर हमारे प्रोजेक्ट को ओपन कर देगा। ठीक है गाइस, सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने सोर्स के फोल्डर के अंदर कंपोनेंट्स का एक फ़ोल्डर बनाना है। ठीक है, इस फोल्डर के अंदर हमारा जो काम होता है वो इस फोल्डर के अंदर होता है, सोर्स के फोल्डर के अंदर। पब्लिक के अंदर, नोड मॉड्यूल्स के अंदर हम लोग कोई काम नहीं करते। ठीक है, सोर्स फोल्डर के अंदर हमारा काम होता है। ठीक है, पैकेज डॉट जेसन के अंदर हम लोग जो पैकेजेस इंस्टॉल करवाते हैं, ठीक है, तो वो यहाँ इंस्टॉल हो जाते हैं। तो मैं अभी आपके सामने एक पैकेज इंस्टॉल करवाऊँगा तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा। सोर्स के अंदर हमने क्या करना है, एक कंपोनेंट्स नाम का फ़ोल्डर क्रिएट करना है। कंपोनेंट्स नाम का फ़ोल्डर क्रिएट किया और उस कंपोनेंट्स नाम के फ़ोल्डर के अंदर हम लोगों ने दो फाइल्स बना ली हैं, लिस्ट डॉट JSX के नाम से। ये एक्सटेंशन है, JS भी आप लिख सकते हैं, JSX भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों ठीक है। और एक बनानी है हमने डेटा डॉट JSX के नाम से, डेटा डॉट JS के नाम से दूसरी फाइल बना दी। ठीक है, लिस्ट के अंदर आपने क्या करना है, RAFCE, जैसे ही आप ये लिखेंगे तो आपको ये शो हो जाएगा, आपने इंटर कर देना है। ठीक है, इसके लिए आपने एक एक्सटेंशन को डाउनलोड करना है अपने पास विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। आपने लिखना है रिएक्ट स्निपेट्स। सही है, जैसे ही आप रिएक्ट स्निपेट्स लिखेंगे तो उसको आपने क्या कर देना है, अपने पास इंस्टॉल कर देना है। तो जैसे ही अपने आप प्रोजेक्ट के अंदर RAFC लिखेंगे और इंटर करेंगे तो ये सारी इस तरह का कोई फंक्शन आपको इंपोर्ट भी हो जाएगा रिएक्ट, और ये फंक्शन भी आपको लिस्ट का बना के दे देगा। तो सिंपल, इससे काम बहुत आसान हो जाता है। ये देखें आप, इसको मैंने इस वक्त इंस्टॉल किया हुआ है, ES7 रिएक्ट रिडक्स रिएक्ट नेटिव स्निपेट्स, ये स्निपेट्स कहलाते हैं। ठीक है, रिएक्ट नेटिव टूल्स, सिंपल रिएक्ट
स्निपेट्स, इस इन तीनों को आपने इंस्टॉल लेना है अपने पास, तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो इसके अंदर हमने क्या करना है, इसको app.js के अंदर इन दोनों फाइल्स को क्या करवाना है, इंपोर्ट करवाना है। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, अपने ऐप को चेक कर लेते हैं कि वो सही तरीके से वर्क कर भी रहा है या नहीं। कंट्रोल और बैकटिक्स, या आप टर्मिनल को यहाँ से भी ओपन करा सकते हैं। आप टर्मिनल पे ओपन करेंगे और न्यू टर्मिनल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये टर्मिनल आपके पास ओपन हो जाएगा। ठीक है, आपने क्या करना है, npm start लिख देना है। npm start क्लिक करते ही आपके पास आपका प्रोजेक्ट शो हो जाएगा। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि मेरा प्रोजेक्ट सही तरीके से वर्क कर रहा है। तो थोड़ी देर में मेरा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइज़ मेरा जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट हो चुका है। मैं अपने आपको व्यू दिखा देता हूँ। ये देखें, जैसे ही आपने npm स्टार्ट लिखा तो ये आपका प्रोजेक्ट रन हो गया, यानी मेरा जो प्रोजेक्ट है वो इस वक्त सही तरीके से वर्क कर रहा है। ठीक है, तो मुझे इस वक्त ये नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसको सिंपल यहाँ से कट करूँगा और अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दूँगा। यहाँ आपने कट कर दिया। उसके लिए सबसे आपने पहले करना ये है, ठीक है गाइस, सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने कंटेनर लेना है। कंटेनर, इस ऐप को मैं बूटस्ट्रैप की हेल्प से बनाऊंगा ताकि आपको पता चले कि हम अपने रिएक्ट ऐप के अंदर बूटस्ट्रैप को कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम क्या करें, रिएक्ट को इंस्टॉल करवाएं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो इंस्टॉल करवाने का तरीका क्या होता है कि आप इस npm रिएक्ट बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे, इंट्रोडक्शन रिएक्ट बूटस्ट्रैप, ये जो लिंक है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ओपन हो जाएगा। जस्ट आपने इसको कॉपी करना है और अपने प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पेस्ट कर देना है और क्लिक कर देना है, तो ये आपके पास रिएक्ट बूटस्ट्रैप जो है वो इंस्टॉल हो जाएगी। ये पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा और package.js के अंदर ये आपको शो भी हो जाएगा यहाँ। ठीक है, तो ये आपको रिएक्ट बूटस्ट्रैप जैसे ही इंस्टॉल होगा यहाँ ये शो करा देगा। थोड़ी देर में ये इंस्टॉल हो जाएगा गाइस और फिर यहाँ शो हो जाएगा, तो इसका मतलब ये इंस्टॉल हो चुका होगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो लिस्ट की फ़ाइल हमने बनाई थी और ये data.js की फ़ाइल, इसको हम अपने app.js के अंदर इंपोर्ट करवा लेते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, इंपोर्ट लिखेंगे, इंपोर्ट लिस्ट फ्रॉम कहाँ से, इसको हम अभी पाथ देंगे कंपोनेंट्स के फाइल फोल्डर के अंदर। कंपोनेंट्स के ये कंपोनेंट का फोल्डर है और इसके अंदर list.js की फ़ाइल पड़ी है हमारी। तो मैं क्या करूँगा, कंपोनेंट्स के फोल्डर के अंदर लिस्ट जेएस लगाना ज़रूरी नहीं है, बस आपने लिस्ट कर देना इस तरीके से, तो ये इंपोर्ट हो गया इसका मतलब। अच्छा जी, मेरा बूटस्ट्रैप अभी तक इंस्टॉल नहीं हुआ है, शायद नेट का कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, वरना बहुत जल्दी हो जाता है। जैसे ही इंस्टॉल होगा फिर मैं क्या करूँगा, इस बूटस्ट्रैप को मेरे प्रोजेक्ट के अंदर इंपोर्ट भी करवाना होता है। ठीक है, जो पैकेजेस हम इंस्टॉल करते हैं तो फिर हमें अपने प्रोजेक्ट के अंदर इनको इंपोर्ट भी कराना होता है। तो इसके लिए जस्ट आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे और ये लिंक जो है इंपोर्ट बूटस्ट्रैप डिस्ट CSS, इसको आपने कॉपी करना है जस्ट, और अपने प्रोजेक्ट के अंदर आकर के app.js की फ़ाइल के अंदर इसको जस्ट पेस्ट कर देना है। ठीक है गाइस, तो मेरे पास रिएक्ट बूटस्ट्रैप जो है वो इंस्टॉल हो चुका है, तो मैं चेक करा देता हूँ आपको package.json के अंदर जाकर के। ये देखें, पहले मौजूद नहीं था, अब रिएक्ट बूटस्ट्रैप वर्जन 2.4.0 ये इंस्टॉल हो चुका है मेरे पास। ठीक है गाइस, तो अब मैं क्या करता हूँ, एक और डिव लेता हूँ। ठीक है, और उसके अंदर क्या कराता हूँ, रॉ देता हूँ। ठीक है, कंटेनर और फिर रॉ। गाइज़ मैं कंप्लीट एक वेबसाइट बना चुका हूँ जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा कि किस तरीके से हम अपनी वेबसाइट को बूटस्ट्रैप की मदद से बना सकते हैं। तो उस वेबसाइट के अंदर मैंने बूटस्ट्रैप पे बहुत ज़्यादा फोकस दिया है, बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश की है। ठीक है गाइस, तो उसको भी आप वॉच कीजिएगा। वो रिएक्ट के ऊपर नहीं है, सिंपल HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के ऊपर वो वेबसाइट है, लेकिन बहुत हेल्पफुल है। तो गाइस आप ज़रूर वॉच कीजिएगा। ठीक है, वो भी तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगा। तो कंटेनर, रॉ और कॉल MD 6 ले लेते हैं, या अभी क्या कर लेते हैं, इसको फ़िलहाल इसको कर लेते हैं और एक डिव और लेंगे। ठीक है गाइस, ओके गाइस, मैंने कॉल MD 6 लगा करके इसको क्या कर देना है, MX ऑटो कर देना है। उसकी क्या वजह है लगाने की MX ऑटो, मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। एक और डिव लेना है गाइस, एक कस्टम क्लास लेने के लिए, ताकि उसके ऊपर हम स्टाइलिंग कर सकें। ठीक है,
तो इस क्लास का नाम मैं क्या दूंगा, बर्थडे ऐप का नाम दूंगा, क्योंकि मैं स्टाइलिंग कर चुका हूँ तो स्टाइलिंग के ऊपर ज़्यादा मैं फोकस नहीं दूंगा, इसकी CSS के ऊपर, ताकि बताऊंगा आपको कि किस तरीके से किस चीज़ पे ज़्यादा CSS अप्लाई हो रही है, ठीक है। लेकिन इस वक्त हम रिएक्ट पे ज़्यादा फोकस देंगे कि किस तरीके से हम रिएक्ट के अंदर अपना प्रोजेक्ट को बनाते हैं। तो मैंने क्लास का नाम, ओके गाइस, मैंने क्लास ली बर्थडे ऐप की और उसके अंदर हेडिंग 1 लगा दिया H1 और उसके अंदर लिख दिया बर्थडेज टुडे। बर्थडेज टुडे का मतलब क्या है, ये जो 5 बर्थडेज टुडे लिखे हुए आ रहे हैं तो इसके साथ ये हेडिंग मैंने लगाई है। और ये 5 कहाँ से आ रहा है ये मैं आपको थोड़ी देर में ही बताने वाला हूँ। इसको हम डायनेमिकली लेकर आएंगे कि कितने हमारे डेटा में बर्थडेज मौजूद हैं, तो वो हमें शो करा देगा, ठीक है। तो उसके लिए मैंने अपने data.js के अंदर कुछ डेटा डालना है, ठीक है, और फिर उसको मैंने अपनी app.js के अंदर इंपोर्ट करवाना है। तो ठीक है, उस डेटा को मैं सबसे पहले यहाँ आपके लिए बनाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि किस तरीके से डेटा वर्क करे। ओके गाइस, मैं ये डेटा बना चुका हूँ आपके लिए। मैंने क्या किया है, कुछ एक ऑब्जेक्ट बनाया और उस ऑब्जेक्ट इस डेटा नामी वेरिएबल के अंदर इस एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स को मैंने स्टोर करवाया। उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर आपने ऑब्जेक्ट नहीं पढ़े तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, आप वो भी वॉच कीजिएगा ताकि आपको ऑब्जेक्ट और एरेज के बारे में पता चल सके। उम्मीद करता हूँ यह आपको मालूम होगा ऑब्जेक्ट क्या होता है और एरेज क्या होते हैं। इस ऑब्जेक्ट के अंदर आईडी ली है मैंने, ठीक है, और नेम प्रॉपर्टी ली है और एज प्रॉपर्टी ली है और एक इमेज ली है जिसको मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। आईडी, नेम, इमेज, और इसी तरीके से एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर भी आईडी, नेम, इमेज और एज। इसी तरीके से तीसरा ऑब्जेक्ट बनाया और इसी तरीके से चौथा और पांचवा ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। फ़िलहाल मैं सैम्पल के लिए 5 ही ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ और इस ऑब्जेक्ट को मैंने एक अरे के अंदर, ये देख रहे हैं, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं ये कर्ली ब्रैकेट है और ये स्क्वायर ब्रैकेट है। इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने इन सब ऑब्जेक्ट्स को क्लोज करवा दिया, यानी ये एक अरे है, ठीक है। ये कर्ली ब्रैकेट ऑब्जेक्ट को शो करते हैं और ये स्क्वायर ब्रैकेट एरेज को शो करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट, ये दूसरा ऑब्जेक्ट, ये तीसरा ऑब्जेक्ट, तो ये इसका मतलब ये हुआ ये अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। किस तरह का अरे है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा आपको। और इसको मैंने एक डेटा नामी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया, कॉन्स्ट डेटा, और उसको मैंने क्या किया, सबसे नीचे एक्सपोर्ट भी करवा दिया। एक्सपोर्ट क्यों करवाते हैं, ताकि हम इंपोर्ट करवा सकें, ठीक है। कोई भी आपका कंपोनेंट होता है उसको हमने एक्सपोर्ट करवाना होता है, ठीक है, ताकि हम उसको इंपोर्ट करके यूज़ कर सकें। देखें लिस्ट के अंदर भी मैंने यही काम करवाया भाई। जैसे ही मैंने वो RAFC चलाया था तो इसने बाय डिफ़ॉल्ट मुझे क्या करके दे दिया था कि एक्सपोर्ट भी लगा के दे दिया था, ताकि मैं किसी और कंपोनेंट के उसको यूज़ कर सकूं, तो इंपोर्ट करके मैं उसको यूज़ कर सकूंगा। अब मैं इस डेटा नामी फ़ाइल को भी app.js के अंदर यूज़ कर सकता हूं, ठीक है। तो उससे पहले मैं क्या करता हूं, इस लिस्ट को जो मैंने क्या करवाया था या इंपोर्ट करवाया था, तो उसके लिए इसको मैं यूज़ कर लेता हूँ अपने पास, लिस्ट लगा करके इस तरह से, और इसको मैंने यूज़ कर लिया, ठीक है। इस डेटा को भी अब मैं इंपोर्ट करा लेता हूँ, ठीक है। इस डेटा की फ़ाइल को, data.js की फ़ाइल को भी मैं इंपोर्ट करा लेता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इंपोर्ट डेटा फ्रॉम, कहाँ से हम इंपोर्ट करवा रहे हैं इसको, कंपोनेंट्स के अंदर से डेटा की जो फाइल है उसको हमने इंपोर्ट कर दिया, ठीक है। अब हम जो काम करने जा रहे हैं इसको कहते हैं हुक्स, यूज स्टेट हुक का यूज़ करने वाले हैं। और वो यूज स्टेट हुक के अंदर 2 चीज़ें बहुत अहम हैं। सबसे पहले इसको मैं बना लेता हूँ और फिर मैं उसको बताता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं और क्यों ज़रूरी हैं, ठीक है। तो कॉन्स्ट के अंदर एक वेरिएबल लेते हैं और एक फंक्शन होता है, ठीक है। मैं उस वेरिएबल को नाम दे देता हूँ पीपल का, मिसाल के तौर पे आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। पीपल भी दे सकते हैं, यूज़र भी दे सकते हैं, लिस्ट भी दे सकते हैं, आप कोई सा भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। और दूसरा जो वेरिएबल होता है उसके साथ सेट लगाना ज़रूरी है। आप जैसे आपने पीपल लिया सबसे पहले,
या यूज़र लिया सबसे पहले, उसके जो कॉमा के बाद दूसरा, इसको कहते हैं फंक्शन। फंक्शन के साथ सेट का लगाना बहुत ज़रूरी है, और सेट के साथ ही जो आपने वेरिएबल लिया था उसी को कैपिटल में इस तरीके से आप लिख दो, यानी पीपल और सेट पीपल। अगर आपने यूज़र लिखा है तो सेट पीपल, अगर आपने लिस्ट लिखा है तो सेट सिंगल, यानी सेट लगाना इस फंक्शन के साथ। ये फंक्शन है, ये वेरिएबल है और ये फंक्शन है, ठीक है। तो ये किस तरह से काम करते हैं ये अभी आपको थोड़ी देर में पता चलने वाला है। यूज़ स्टेट हुक इसको कहते हैं, और इसको हम यूज़ करने वाले हैं। देखें गाइस, ये इंपोर्ट डायरेक्टली हो गया, खुद ब खुद इंपोर्ट हो गया। उसके लिए भी मैंने एक एक्सटेंशन अपने पास इंस्टॉल करके रखा हुआ है, ठीक है गाइस। ऑटो इंपोर्ट के नाम का मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑटो इंपोर्ट के नाम का एक एक्सटेंशन है, उसको जैसे ही आप अपने पास इंस्टॉल करेंगे तो वो आपके इस तरह से कुछ भी आप यूज़ करेंगे तो ऑटो इंपोर्ट करा देगा, ठीक है। ये देखें, ऑटो इंपोर्ट के नाम से मैंने ये एक्सटेंशन है, इसको अपने पास इंस्टॉल करके रखा हुआ है। तो आप इसको जब इंपोर्ट करेंगे तो आप भी इसी तरीके से आपका काम भी आसान हो जाएगा। अब ये जो डेटा की फ़ाइल थी, ये जो डेटा था मेरे पास, ये सैम्पल डेटा था, इसको अब मैं यूज़ करूँगा। और इसमें हमने यूज़ स्टेट के अंदर इनिशियल डेटा पास करवाना होता है। क्या आपने किस तरह का डेटा पास करवाना है? आप अपना नाम भी यहाँ पास करवा सकते हैं, ठीक है। आप कोई वैल्यू भी यहाँ पास करवा सकते हैं, ठीक है। आप कोई ऑब्जेक्ट भी यहाँ पास करवा सकते हैं, आप एक अरे भी यहाँ से पास करवा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप इनिशियल वैल्यू में कुछ भी यहाँ पास करवा सकते हैं। तो इनिशियल वैल्यू में मैं यहाँ अपने डेटा को पास कराऊँगा, तो मैं लिख दूँगा सिंपल डेटा, ठीक है। यानी मैं इनिशियली तौर पे इस यूज़ स्टेट के अंदर अपने डेटा को पास कराऊंगा, ठीक है, इस वेरिएबल के अंदर। देन हम फंक्शन चलाएंगे, उसके ये वो बात की कहानी है, वो बात की बात है कि हम इस फंक्शन पे क्या करने वाले हैं। लेकिन इस पीपल के अंदर इनिशियली हमने डेटा पास करा दिया, ठीक है। और इस पीपल का जो डेटा है, अब मैंने इस वेरिएबल के अंदर, आप ये कह लें कि इस डेटा को स्टोर करा दिया। ये जो सैम्पल डेटा था इस पीपल के अंदर स्टोर करा दिया, ठीक है। तो अब इसको मैं यूज़ करूँगा कैसे? इसको कहते हैं प्रॉप्स। यानी प्रॉप्स का मतलब ये है कि अपने डेटा को इस कंपोनेंट से, इस वाले कंपोनेंट से मैंने पास करवाना है इस लिस्ट डॉट, यानी लिस्ट डॉट जेएसएक्स के अंदर। बात समझ आ रही है आपको? इस कंपोनेंट के अंदर मैंने डेटा को इंपोर्ट करवाया, और अब इस डेटा को मैं पास कराऊंगा इस लिस्ट डॉट जेएसएक्स की फ़ाइल में, ठीक है। ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन आपको लग रही होगी, लेकिन थोड़ी धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी, ठीक है। तो उसको हम पास करवाते हैं प्रॉप्स के थ्रू। और प्रॉप्स कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। प्रॉप्स करते हैं यूज़ ऐसे कि आपने एक नाम देना है, ठीक है, कोई सा भी नाम आप दे सकते हैं। यहाँ आप डेटा भी लिख सकते हैं, यहाँ आप यूज़र भी लिख सकते हैं, यहाँ आप लिस्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके अंदर मैंने ये पीपल का जो डेटा है वो पास करवाना है, तो मैं ये लिख दूँगा पीपल। इस वक्त मैंने ये पीपल पास करवाना है। इसके अंदर आप अपना नाम भी पास करवा सकते हैं, इस यहाँ कोई भी नाम लिख करके, ठीक है, वेरिएबल का नाम लिख करके, इसको प्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रॉप्स के अंदर अब देखें यहाँ जो शो हो रही हैं ये चीज़ें, इसके अंदर क्या क्या पास हो रहा है? आईडी, नेम, एज, इमेज। इसने मुझे बता दिया कि इस प्रॉप्स के अंदर, ये जो प्रॉप्स है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पास हो रही हैं? आईडी, नेम, एज और इमेज, ये पास हो रहा है, क्योंकि मैंने इसके अंदर क्या पास करवाया था? ये पीपल। और इस पीपल के अंदर क्या था? ये डेटा है, ठीक है। समझ आ गया आपको अभी, ठीक है गाइस। तो अब आगे चलते हैं और इसको देखते हैं कि अब हम इस डेटा को इस लिस्ट की फ़ाइल के अंदर, लिस्ट डॉट जेएस के अंदर कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो चलिए उस वाली फ़ाइल पे जाते हैं और इसको हम यूज़ कर लेते हैं, अपने डेटा को अभी यूज़ कर लेते हैं। यूज़ करने का तरीका क्या है कि आपने जो ये नाम लिखा है, ये वाला नाम पीपल, तो उसको आपने इस लिस्ट के फंक्शन के अंदर यहाँ कर्ली ब्रैकेट के अंदर भी लिख देना है कि भाई मैं ये चीज़ आपको यहाँ गेट, ये है गेट, समझे आप, ये स्टार्टिंग गेट है, ठीक है। बताना पड़ेगा कि भाई मुझे ये डेटा लाना है इस फंक्शन के अंदर। तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि ये पीपल
का जो डेटा है आपने यहाँ शो करवाना है इसको, ठीक है। तो इसको प्रॉप्स कहते हैं। इसके थ्रू हम डेटा को पास करवा देंगे इस फंक्शन के अंदर, ठीक है, इस कंपोनेंट के अंदर। कौन से कंपोनेंट से? इस कंपोनेंट से इस कंपोनेंट के अंदर पास करवा देंगे, ठीक है। तो उसके लिए भी मैं क्या करूँगा, सबसे पहले लिखूँगा क्लास का नाम दूंगा और एक कंटेनर ले लेता हूँ, ताकि आपको पता चले कि हम लोग अपने प्रोजेक्ट के अंदर बूटस्ट्रैप को कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप वो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कॉल md, यहाँ आप 12 भी ले लें, कोई मसला नहीं है, ठीक है गाइस। ओके गाइस, इसके अंदर मैं अभी क्या कर लेता हूँ, एक आर्टिकल ले लेता हूँ। आर्टिकल का इस तरीके से टैग लगाऊंगा और उसके अंदर मैं एक क्लास दे देता हूँ। क्लास यहाँ नहीं, मैं ऊपर ही दे देता हूँ इसको, क्लास नेम हेड। इसको मैंने हेड कह दिया और इस हेड के अंदर मैंने क्या क्या चीज़ें शो करवानी है मैं आपको फिर दोबारा से दिखा देता हूँ। ये एक इमेज, ये एक हेडिंग और ये एक एज यानी एज, ठीक है। ये नेम, एज और इमेज, ये 3 चीज़ें हमने पास करवानी है और आईडी भी इन सब की पास करवानी है। वो कैसे हम पास करवाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ अभी, ठीक है। तो मैंने इमेज के लिए क्या करना है, एक टैग लेना है, ठीक है, और उसके नीचे एक और डिव लेना है मैंने हेडिंग के नाम से। मैं जस्ट ये वेरिएबल क्लास के नाम दे रहा हूँ, आप कुछ भी क्लास के नाम दे सकते हैं। मैंने हेड और हेडिंग दिए मैं, ठीक है। और फिर मैं क्या करता हूँ, एक h1 लेता हूँ और इसके अंदर क्या लिख देता हूँ, नेम, ठीक है गाइस। फिर मैंने एक पैराग्राफ लिया और उसके अंदर मैंने एज को पास करा दिया, ठीक है। तो यहाँ तक तो ये बात हो गई, लेकिन अब इस पीपल को मैं कैसे इस आर्टिकल के अंदर अपने डेटा को पास कराऊं और यहाँ यूज़ करूं, ठीक है गाइस। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे करना क्या है, उसके लिए मुझे मैप मेथड चलाना होता है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट का मैप मेथड है, उसको मैं अलग से आपके लिए एक वीडियो बना करके उसको भी डीपली समझा दूंगा। मैं आपको यहाँ भी बता देता हूँ कि उसमें होता क्या है। एक कर्ली ब्रैकेट आपने लेना है और मैप मेथड किस चीज़ के ऊपर चलाना है, ठीक है, इस पीपल के ऊपर। तो मैं क्या लिखूँगा, पीपल, ठीक है, पीपल डॉट मैप, ठीक है। पीपल डॉट मैप क्या करेगा कि वो मैपिंग कर देगा स्टेप बाय स्टेप और हमारी जो चीज़ें हैं, हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको मैप करा करके शो करा देगा, ठीक है। तो पीपल डॉट मैप आपने लिखना है और इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन करने हैं और फिर आपने स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करने हैं, ठीक है। सॉरी, पैरेंथेसिस, ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, पैरेंथेसिस है, ठीक है। और इन पैरेंथेसिस के अंदर आपने इस पीपल को पास करा देना है, ठीक है। पीपल को पास कराने के बाद एरो फंक्शन लेना है, इस तरीके से एरो फंक्शन बनाना है, ठीक है गाइस। और फिर डीस्ट्रक्चरिंग करनी है, ठीक है। अगर आपने डीस्ट्रक्चरिंग नहीं करनी, आपको थोड़ी कन्फ्यूजन लग रही है, तो ठीक है, मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ कि डीस्ट्रक्चरिंग क्या होती है। सिंपल हम रिटर्न करा देते हैं और रिटर्न के अंदर क्या रिटर्न कराएंगे, ये जो आर्टिकल है ये रिटर्न कराएंगे, ठीक है गाइस। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको जस्ट यहाँ से कॉपी करता हूँ, बल्कि कट करता हूँ और इस पैरेंथेसिस के अंदर पास करवा देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से, ताकि हमारी जो इस पीपल के अंदर जो हमारा डेटा है वो यहाँ आकर के पास हो जाए। सबसे पहले हमारे पास आईडी होती है, ठीक है, इंडेक्स यानी इंडेक्स आईडी होती है और जो हमारे डेटा के अंदर मौजूद भी थी। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, इसकी आईडी 3 है, इसकी आईडी 4 है, इसकी आईडी 5 है। तो उसको पास कराने का सबसे जो आसान तरीका होता है, आपने जो इसकी मेन डिव होती है या जो इसके इस वक्त मैंने आर्टिकल लगाया हुआ है, इन इमेज और हेडिंग का जो मेन हेड है यानी मेन डिव है, उसके ऊपर आपने क्या करना है, की और आईडी, इस तरीके से की लिख करके उसमें आईडी पास करा देनी है। सबसे पहले आपने ये करना है, ठीक है, ताकि वो आईडी की मदद से, क्योंकि इन सब ऑब्जेक्ट्स की क्या अलग हैं, यूनिक क्या है, आईडी है। देखें, इसकी आईडी 1 है, इसकी आईडी 2 है, नाम सेम हो सकते हैं, एज सेम हो सकती है, ठीक है, इमेज तो सेम नहीं हो सकती, लेकिन क्या पता मिलती जुलती हो, लेकिन आईडी क्या होती है, आईडी यूनिक होती है, ठीक है। तो इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, इन सब को मैप करवा सकते हैं, ठीक है गाइस। और इसके अंदर अभी हमने क्या लिखना है, जब हम अपना डेटा को पास कराएंगे, इसको आपने, इस नाम को आप चेंज भी कर सकते हैं। जब आपने यहाँ पीपल पास करवाया और पीपल डॉट मैप करा दिया, तो हम इसको ऐसे करते हैं कि सिंगल यूज़र ले लेते हैं, या सिंगल यूज़र नहीं पर्सन ले लेते हैं। इसको हम
चेंज भी करके लिख सकते हैं, ठीक है। इसको मैंने पर्सन लिखा, ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ और यहाँ आपने ख्याल रखना है जो आपने नाम यहाँ यूज़ किया था, ठीक है, ये वाला जो आपने नाम यूज़ किया था तो उसको सही तरीके से यहाँ पास करवाना है और पीपल डॉट मैप उसके ऊपर चला देना है। यहाँ आप चेंज कर सकते हैं अपना नाम, इसका नाम, ठीक है। तो पर्सन, और पर्सन के अंदर हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने क्या पास करवाना है, इमेज। और इस पीपल के अंदर जो डेटा था उसके अंदर क्या है, इमेज आ रही है, ठीक है। इमेज किस फॉर्म में आ रही है, स्ट्रिंग फॉर्म में, ठीक है। तो मैंने सिंपल यहाँ इमेज इस तरीके से लिखना है और पर्सन डॉट इमेज के अंदर इसकी तमाम इमेजेस स्टेप बाय स्टेप हमें शो हो जाएंगी, ठीक है। और इसके अंदर हमने क्या पास करवाना है, हेडिंग के अंदर इसके अंदर पर्सन डॉट नेम पास करवाना है, ठीक है गाइस। सॉरी ये क्या हुआ, पर्सन की स्पेलिंग रॉन्ग है, पर्सन डॉट नेम, क्योंकि नेम पास करवाना हम लोगों ने, ठीक है गाइस। और इसके अंदर करली ब्रैकेट में पर्सन, ठीक है, डॉट एच, ठीक है। क्योंकि मैंने यहाँ पीपल डॉट मैप लगाने के बाद इसके अंदर जो नाम पास करवाया था पर्सन, ठीक है, तो उस पर्सन की इमेज यहाँ आ जाएगी, सही है। पर्सन डॉट इमेज लगना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, वरना एरर आएगा। और पर्सन डॉट नेम, उस पर्सन का नाम, इसके अंदर जितने पीपल थे उसके अलग, यानी अब मैं इनको अलग अलग करके शो कराऊंगा, ठीक है। इस डेटा के अंदर जितने लोग थे उनको सेपरेट 1 बाय 1 करके शो कराऊंगा, जैसे इसमें शो हो रहे थे, ठीक है। देख रहे हैं इसके अलग अलग, ये देखें इसकी इमेज आ रही है, फिर उसका नाम है, फिर उसकी एज है, फिर ये दूसरा यूज़र है, फिर ये तीसरा यूज़र है। आप इस तरह से समझ लें, ठीक है, यूज़र करके समझ लें तो आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है गाइस। तो अब ये स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें हमारे पास शो हो जाएंगी। तो अब मैंने इसके अंदर इंडेक्स डॉट CSS थोड़ी सी इसके ऊपर CSS अप्लाई की हुई है, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि उसके ऊपर मैंने क्या क्या लगाया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर अपनी CSS को अप्लाई करते हैं, देन चेक करते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है, हमारा ये जो प्रोजेक्ट है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है, ठीक है। तो मैं इंडेक्स डॉट CSS के अंदर जाता हूँ और जल्दी से इसकी जो CSS है वो इसके अंदर अप्लाई कर देता हूँ उसको। ओके गाइज़, ये मैंने इसके ऊपर CSS अप्लाई कर दी है, ठीक है गाइज़। तो मैं आपको तमाम क्लासेस अभी स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि इसके ऊपर मैंने कौन कौन सी क्लासेस लगाई हैं और इसके ऊपर किस तरह से ये CSS अप्लाई हो रही है। तो नो टेंशन, वो भी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी कि किस तरीके से हमने डेटा को पास करवाया और जो है यहाँ इस तरह से यूज़ किया, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, npm स्टार्ट कराते हैं ताकि हम अपना एक व्यू देख सकें कि किस तरीके से हमारा प्रोजेक्ट शो हो रहा है, ठीक है गाइस। एक लास्ट काम रह गया, मैंने कहा था कि इस बर्थडे टुडे के अंदर हमें किस तरह से पता चलेगा कि कितने लोगों की आज बर्थडे है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। तो ये वक्त आ गया है, आपने करली ब्रैकेट के अंदर क्या करना है, इस पीपल को लिखना है, पीपल, क्योंकि इसके अंदर सारा डेटा मौजूद है ना। इनिशियली मैंने डेटा इसके अंदर पास करवाया हुआ है, इस वेरिएबल के अंदर। पीपल डॉट लेंथ जैसे ही आप लिखेंगे तो इस पीपल के अंदर जितना डेटा होगा, जितने ऑब्जेक्ट्स होंगे या जितने यूज़र होंगे, ठीक है, तो वो उनकी लेंथ यहाँ शो हो जाएगी। उससे हमें पता ये चल जाएगा कि इतने लोगों की या इतने यूज़र्स की आज बर्थडे है, सिंपल, सही है। तो पीपल डॉट लेंथ से उनकी लेंथ मालूम हो जाएगी, इस डेटा की लेंथ के उसके अंदर कितने लोग आज मौजूद हैं, ठीक है, सिंपल ये है। और इसके ऊपर मैं भी एक बटन लगाऊंगा और उस बटन के अंदर मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले मैं एक बटन बनाता हूँ। ओके गाइस, मैंने ये एक बटन लिया और उसके अंदर लिख दिया क्लियर ऑल, कि मुझे क्लियर करना होगा तो उसके लिए भी मैं उसको क्लिक करूँ तो क्लियर हो जाए। तो मैंने इसको नाम दिया हुआ है क्लियर बटन का, ठीक है गाइस। और इसके क्लिक के ऊपर मैं एक फंक्शन चलाऊंगा, ऑन क्लिक, इसके कहते हैं ऑन क्लिक फंक्शन। ऑन क्लिक फंक्शन क्या करेगा कि जैसे ही ये फंक्शन चलेगा तो ये जो तमाम
मेरे पास जो इसके अंदर यूज़र शो होंगे वो तमाम क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, डिलीट हो जाएंगे एक तरह से, ठीक है। तो उस पर मैं अभी एक फ़ंक्शन चलाऊंगा। फ़ंक्शन चलाने के लिए मैं एरो फंक्शन का यूज़ करूंगा, ठीक है, इसको कहते हैं एरो फंक्शन। और उसके अंदर इस सेट पीपल को, ये जो फंक्शन है इसको यूज़ करने वाला हूँ। तो सेट पीपल में लिखूँगा, ठीक है। जैसे ही आप सेट लिखेंगे और पीपल लिखेंगे तो उसको आप क्या करिएगा, पैरेंथेसिस लगाइएगा और स्क्वायर ब्रैकेट कर दीजिएगा। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि जैसे ही मैं इस क्लियर ऑल के बटन पे क्लिक करूँगा तो इस पीपल डेटा के अंदर जितना भी डेटा होगा वो तमाम का तमाम क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है। यानी वो जो एरे थी इसके अंदर, इस डेटा के अंदर, ठीक है, इस डेटा नामी वेरिएबल के अंदर जो एरे बनी हुई थी वो क्या हो जाएगी, एम्प्टी हो जाएगी, बिल्कुल खाली हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब ये है। तो इसके अंदर मैंने एम्प्टी एरे को पास करा दिया। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये एरे नल हो जाएगी, ठीक है। समझ आ गई है गाइस आपको। तो मैं अपने इस प्रोजेक्ट को अभी यहाँ देखता हूँ कि ये मेरे पास कैसे शो होगा। अच्छा, मेरे पास क्या शो करा रहा है, ID इज़ नॉट डिफाइंड। मैं चेक करता हूँ कि क्या एरर है ये। ID इज़ नॉट डिफाइंड लिस्ट डॉट JSX के अंदर ये बोल रहा है कि ओके गाइस, ये बोल रहा है कि ID इज़ नॉट डिफाइंड, और ये बिल्कुल सही बोल रहा है क्योंकि कहाँ से ये ID आ रही है इस वक्त, ये इस वक्त पर्सन की ID मांग रहा है ना। तो मैंने क्या करना है, पर्सन लिखना है इसको। मैंने कहा था ना कि पर्सन लिखना ज़रूरी है हर चीज़ के आगे, वरना एरर शो होगा, और वही हुआ, ठीक है गाइस। और ये देखें गाइस, ज़बरदस्त, बहुत ब्यूटीफुल। जो मैंने अपना अभी काम करवाया वो यहाँ शो हो चुका है गाइस, ठीक है। मेरा पुराना वाला जो मैंने आपको शो कराया था सबसे पहले, वो जो ऐप है वो 3000 पे यानी इस लोकल होस्ट पे ओपन है। और मैंने जो अभी प्रोजेक्ट बनाया गाइस वो इसके ऊपर चल रहा है, ठीक है, जिस पे एरर अभी शो हुआ था। तो इसके ऊपर मैंने CSS पहले से अप्लाई की हुई थी, तो इसको मैं अभी आपको स्टेप बाय स्टेप भी करके बताऊंगा, ठीक है गाइस, कि किस तरीके से मैंने इसके ऊपर CSS अप्लाई की। और जैसे ही आप इसके ऊपर हॉवर करते हैं तो ये खूबसूरत सा हमें जो है एनिमेशन भी शो कर रहा है। ये देखिएगा, इसके बॉर्डर्स जो हैं बिल्कुल ये हो जाते हैं इस तरह से ब्लैकिश टाइप, और ये जो इसके इमेज की जो बॉर्डर्स हैं ये वो डॉटेड हो जाते हैं, ठीक है। वैसे क्या होते हैं, वैसे सॉलिड होते हैं। बहुत खूबसूरती से इसके जो हॉवर के ऊपर जो इसका इफेक्ट चेंज हो रहा है, ठीक है, बहुत खूबसूरत। और लास्ट क्या कि ये देखें, ये 5 कहाँ से आया, पीपल डॉट लेंथ, यानी इस वक्त 1 2 3 4 5 पीपल इसके अंदर मौजूद है जिनकी बर्थडेज है ठीक है। ये सिंपल एक बर्थडे ऐप था, तो मैंने इसीलिए बर्थडे ऐप के नाम से ये बनाई है ये ऐप। तो आप इसको कोई सा भी नाम दे सकते हैं गाइस, सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको ये छोटी सी ऐप बनाई है ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं रिएक्ट के अंदर काम होता किस तरीके से, ठीक है। पीपल डॉट लेंथ लगाने से ये 5 इस तरीके से शो हो रहा है। लास्ट गाइस, जैसे ही मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये तमाम के तमाम जो यूज़र्स हैं या जो पीपल हैं या जो पर्सन हैं ये तमाम के तमाम डिलीट हो जाएंगे, ठीक है गाइस। तो मैं चेक करता हूँ कि ये बटन वर्क कर रहा है या नहीं। तो 1 2 3 जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, ये देखिए गाइस, ये बहुत ब्यूटीफुल तरीके से जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया ये 0 बर्थडेज यहाँ उसने मुझे शो करा दिया, 0 बर्थडेज। और मेरे तमाम के तमाम यहाँ से जो मेरे यूज़र थे, जो पीपल्स थे, वो डिलीट हो चुके हैं। यानी मेरा एरे जो था एम्प्टी हो चुका है, नल हो चुका है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर एक फंक्शन चलाया हुआ था सेट पीपल के ऊपर। जैसे ही मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो सेट पीपल क्या होना चाहिए, सेट पीपल, ये जो पीपल का जो एरे था उसके अंदर ऑब्जेक्ट थे वो एम्प्टी हो जाना चाहिए, ठीक है, वो एरे। तो गाइज़ यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। और लास्ट थिंग मैंने आपको क्या बतानी थी, इसको मैं दोबारा रिफ़्रेश कर लेता हूँ ताकि मेरे पास दोबारा डेटा आ जाए मेरा, ठीक है। तो मैंने इसको रिफ़्रेश किया और इसको मैंने अभी आपको स्टेप बाय स्टेप इसकी CSS भी बतानी है कि किस तरीके से मैंने इसकी CSS अप्लाई की हुई है, ठीक है गाइस। और तो चलिए इसकी CSS देखते हैं। और हाँ, एक लास्ट चीज़ और बतानी थी इसके अंदर मैंने आपको बताया था डीस्ट्रक्चरिंग कैसे कर सकते हैं। तो डीस्ट्रक्चरिंग का तरीका ये होता है गाइस कि इस रिटर्न से पहले मैंने एक कांस्टेंट यानी वेरिएबल लेने कुछ चीज़ें, इसको कहते हैं डीस्ट्रक्चरिंग, जिससे हमारा काम आसान हो जाता है। इस पर्सन के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, इस पर्सन के अंदर यानी इस पीपल के डेटा के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं। ID है, नेम है,
एज है और इमेज है, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, इस आईडी, इमेज, नेम और एज को यहाँ डिफाइन कर देना है इस वेरिएबल के अंदर, इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। आईडी कॉमा नेम कॉमा एज कॉमा इमेज, इस तरीके से लिख करके, और इसको किसके इक्वल रखना है, इस पर्सन के इक्वल, कि भाई ये जो सारी चीज़ें हैं ना ये पर्सन से आ रही हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको इसके अंदर से इस तरीके से, इसको कहते हैं डीस्ट्रक्चरिंग, इससे हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। वो किस तरीके से मैं आपको भी बताता हूँ। मतलब हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बहुत खूबसूरती से, हमें हर जगह पर्सन 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 नहीं लिखने की अब ज़रूरत है। मैंने सिंपल इसके अंदर ये सारी चीज़ें पास करवा दी। अब मुझे क्या आसानी होगी कि मैं हर जगह पर्सन पर्सन नहीं लिखूँगा भाई, मेरे पास इतना टाइम होगा या नहीं होगा, ठीक है। अब मैं पर्सन पर्सन लिख करके बोर हो जाऊँगा। तो मैंने सिंपल इसको डीस्ट्रक्चरिंग, इसको कहते हैं डीस्ट्रक्चरिंग, ठीक है। डीस्ट्रक्चरिंग करवा करके मैंने इसको यहाँ डीस्ट्रक्चरिंग करवाई, और अब मैं हर जगह पर्सन डॉट नहीं लिखूँगा, सिर्फ जो मेरा नाम है, जो मुझे चाहिए चीज़, इमेज चाहिए, एज चाहिए, नेम चाहिए, आईडी चाहिए, सिंपल आपने इस तरीके से पास करवा देना है। इसको कहते हैं डीस्ट्रक्चरिंग। सिंपल गाइस, आसानी से मैंने आपको बताया कि डीस्ट्रक्चरिंग होती क्या है और उसका फ़ायदा क्या होता है। तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर जब हम इसका यूज़ करते हैं तो हमें इससे बहुत हेल्प मिलती है अपनी प्रोजेक्ट के अंदर, और टाइम भी हमारा बहुत यानी वेस्ट होने से बच जाता है। तो अब मैं चेक करता हूँ कि मेरा ये डिस्ट्रक्शन लगाने के बाद प्रोजेक्ट सही वर्क कर रहा है या नहीं। बूम गाइस, ज़बरदस्त, दैट्स ग्रेट गाइस। ये जो मेरा प्रोजेक्ट है बिल्कुल सही तरीके से वर्क कर रहा है, ठीक है गाइस। तो इसके अंदर जो मैंने CSS अप्लाई की है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि उसके अंदर मैंने क्या किया है। list.jsx के अंदर ही मैंने ज़्यादा जो CSS है अप्लाई की है, और app.jsx के अंदर ये जो बर्थडे ऐप है इसके ऊपर मैंने CSS अप्लाई की है, ठीक है गाइस। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ index.css के अंदर, हाँ ये जो हेड की जो क्लास है इसको मैंने कहाँ यूज़ किया हुआ है। ये जो हेड की क्लास है इसको मैंने इस आर्टिकल के ऊपर लगाया हुआ है, और इसको मैंने ये क्या इसके ऊपर जो CSS की प्रॉपर्टीज़ हैं वो अप्लाई की हुई हैं, इस पर डिस्प्ले फ्लेक्स लगाया हुआ है, ठीक है गाइस। डिस्प्ले फ्लेक्स इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि इस इमेज के सामने ये नेम चाहिए था और ये एज चाहिए था। मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ, F12 से आप इंस्पेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से भी आप इंस्पेक्ट करके ये चीज़ें शो अपने लिए देख सकते हैं, ठीक है। तो इस एरो के बटन पे आपने क्लिक करना है और इसको आपने क्या करना है, इस तरह से क्लिक कर देना है, ठीक है। तो मेरे पास ये जो हेड की क्लास है ये शो हो जाएगी, और इस हेड की क्लास के अंदर मैंने क्या क्या प्रॉपर्टीज़ लगाई हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट, फ्लेक्स स्टार्ट, अलाइन आइटम सेंटर। इन तीनों का मतलब क्या है, जैसे ही मैं अब इसको इसके ऊपर से ये फ्लेक्स हटाऊंगा, डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी, तो देखिएगा इस क्या होगा, ठीक है। ये मैंने हटाई, ये देखें ये सब कुछ बिगड़ गया, ये नाम नीचे आ गया, ये इमेज ऊपर चली गई, तो ये इस तरीके से शो होगा जो मुझे नहीं चाहिए। यही वजह है कि मैंने इसके ऊपर डिस्प्ले फ्लेक्स अप्लाई किया हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि CSS आपकी स्ट्रॉन्ग होगी, तो मैं होगी और मैं वैसे ही आपको ये बता रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि किसी की CSS ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो, तो इसलिए मैं थोड़ी सी डिटेल भी दे रहा हूँ आप लोगों को CSS के बारे में। वरना मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की CSS तो यकीनन स्ट्रॉन्ग होगी, और HTML भी स्ट्रॉन्ग होगी, और जावास्क्रिप्ट भी इतनी स्ट्रॉन्ग होगी कि आप रिएक्ट के प्रोजेक्ट आसानी से कर सकें। जैसे एरेज हो गया, फंक्शंस हो गया, और ऑब्जेक्ट्स हो गया, वेरिएबल्स हो गए, और इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आगे प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज़ करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि जावास्क्रिप्ट की इतनी तो चीज़ें आपको मालूम होगी कि हम रिएक्ट के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आसानी से बना सकें। तो इसके ऊपर गाइज मैंने और क्या क्या CSS अप्लाई की है। इस इमेज को मैंने एक बॉर्डर दिया हुआ है, सिंपल विड्थ 100 पिक्सल, हाइट 100 पिक्सल दी हुई है, ठीक है। और इसके ऊपर मैंने बॉर्डर रेडियस लगा दिया है, ठीक है गाइज। और इसको एक बॉर्डर दे दिया है, मार्जिन बॉर्डर 15 पिक्सल दिया है। और इसके ऊपर, इसके हॉवर के ऊपर जो मैंने CSS अप्लाई की है वो ये रहा, बर्थडे ऐप, और बर्थडे ऐप के ऊपर एक बॉक्स शेडो लगाया हुआ है। जैसे ही मैं ख़त्म करता हूँ तो ये देखिएगा यहाँ से जो है वो बॉक्स शेडो ख़त्म हो जाए। जैसे ही मैं इसको अप्लाई करता हूँ तो ये बॉक्स शेडो लग जाता है। फिर मैंने इसको कुछ पैडिंग मार्जिन दी है, कुछ बॉर्डर दिया है, कुछ बॉर्डर रेडियस दिया है। तो उम्मीद करता हूँ इसमें CSS में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। CSS आप ख़ुद भी कर लेंगे गाइज़। ओके गाइज़, तो मैं CSS की फ़ाइल आपको एक नज़र दिखा देता हूँ, ताकि अगर आप ये प्रोजेक्ट बनाएँ तो आपको कोई मुश्किल पेश ना आए, ठीक है गाइज़। तो
तो ये देखें, हेड के ऊपर मैंने ये CSS अप्लाई किए, इमेज के ऊपर ये किए, बर्थडे ऐप के ऊपर ये CSS अप्लाई किए। उसके बाद फिर हॉवर के ऊपर, बर्थडे ऐप के हॉवर के ऊपर जैसे ही मैं हॉवर करता हूँ तो इसकी एनिमेशन चेंज हो जाती है, उसके ऊपर ये अप्लाई किया है, ठीक है गाइस। और बर्थडे ऐप के हॉवर के ऊपर इमेज की भी, इमेज का बॉर्डर मैंने चेंज करवाया है। फिर ये हेडिंग है, ठीक है। इस तरीके से तमाम जो है क्लियर बटन के ऊपर मैंने कुछ CSS अप्लाई की है, ठीक है गाइस। तो उम्मीद करता हूँ ये जो मेरा प्रोजेक्ट था, एक छोटा सा प्रोजेक्ट था, और जो जिसकी प्रैक्टिस करने के बाद हम बड़े प्रोजेक्ट्स पे जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करके हम लोग बड़े प्रोजेक्ट्स पे जाएंगे, ताकि हमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी किस तरीके से रिएक्ट के अंदर वर्क होता है। ओके गाइस, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और सारी की सारी चीज़ें जो मैंने आपके लिए बहुत डिटेल से एक्सप्लेन की हैं इसमें, वो आपको बहुत अच्छे से समझ आई होंगी गाइज़। और मैं ये भी उम्मीद करूँगा कि आप इनको इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे, और एक लाइक ज़रूर देंगे गाइज़, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मैं इसी तरीके से रिएक्ट के ऊपर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाने वाला हूँ, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट के भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस। और इसी तरीके से मैं आपके लिए मेहनत करता रहता हूँ, ताकि मेरी ये जो मेहनत है बहुत लोगों तक पहुँचे, और आप लोग भी उससे फ़ायदा उठाएं, और आपके जो दोस्त हैं और बाकी सारे लोग, बहुत सारे लोग उससे फ़ायदा उठाएं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड मिलते हैं इसी तरीके से एक खूबसूरत वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।